Hello friends, this is Ashish and I welcome you all on your online platform सक्सेस मंत्र। तो जैसा कि हम एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैनल पर, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, जिसमें हम आज इसका चैप्टर करेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जो चैप्टर्स इस पर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, वो पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आएंगे, हम वन शॉट वीडियो भी इस पर अपलोड करेंगे, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहले एक हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस अमंग देम। ठीक है, मतलब कि अगर हम कहें तो संविधान सिर्फ सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के कंपोजिशन और उनके बीच में रिलेशनशिप को ही नहीं बताता है। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट on the powers of government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट की पावर पर क्या करता है, एक लिमिट लगाता है, एक अंकुश लगा कर रखता है। ठीक है, और ऐसा वो क्यों करता है? ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंश्योर किया जा सके, यानी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम इंश्योर कर सकें, और जो राइट्स लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, वे सभी तक पहुंच सकें और सभी उसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ ऐसे पावर्स को, यहाँ पर कुछ ऐसे लिमिटेशंस को, कुछ ऐसे राइट्स को अलग अलग फॉर्म में लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में किन किन बातों पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर we will discuss about that what are various fundamental rights listed in the constitution of India। ठीक है, कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मीन्स कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आखिर वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन किए गए हैं। एंड हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे इन्हें सुरक्षित किया जाता है। what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights। ठीक है, कि अगर हम इन राइट्स की बात करें तो इनको इंटरप्रिटेट करने, यानी इनकी व्याख्या करने, और इन्हें प्रोटेक्ट करने, यानी इनकी सुरक्षा करने में जो जुडिशरी है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे इसमें। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इन सभी चीजों पर डिस्कशन करने को मिलेगा और इनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट हम समझते हैं कि हमारा जो राइट्स है, हमारे जो अधिकार है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, यानी कि अधिकारों का महत्व क्या होता है, क्यों ये राइट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं और क्यों इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ स्टोरीज के थ्रू इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, इन 1982। अगर हम 1982 की बात करें तो यहाँ पर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट इंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जब हम बात करें इन 1982 की, तो यहाँ पर एशियन गेम्स जो होते हैं आपके, ठीक है, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, यानी कुछ ठेकेदारों को उसके लिए रखा था। ठीक है, कई तरीकों की यहाँ पर डेवलपमेंट होने, जैसे स्टेडियम्स बनने थे, फ्लाईओवर्स वगैरह बनने थे। ठीक है, और
इसके लिए क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने अलग अलग देशों से, है ना, अलग अलग देशों के अलग अलग पार्ट से क्या किए, कई तरीके के जो पुअर वर्कर्स थे उनको लेकर आए, ठीक है, ताकि उन्हें यहाँ पर काम में लगाया जा सके, ठीक है। एंड दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशन एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स के लिए जो एक मिनिमम वेजेस यहाँ पर क्या कर रखी थी, डिसाइड कर रखी थी, ठीक है। यानी कि मिनिमम वेजेस का मतलब क्या हुआ कि एक मजदूरी जो उन्हें मिलनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इतनी मजदूरी उन्हें दी जानी चाहिए, तो वो डिसाइड कर रखा था। तो उससे भी क्या किया जा रहा था, उस मिनिमम वेजेस से भी उन्हें कम पे किया जा रहा था, ठीक है। और जो एक टाइम पीरियड होता है उससे ज्यादा वर्क उनसे लिया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इन वर्कर्स ने, ठीक है, जो एक सोशल ग्रुप था उसने इन वर्कर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक अपील की। और वहां पर उन्होंने इनके कंडीशंस को लेकर जो बातें रखी, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए, दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट टू बेगर और फोर्स्ड लेबर, ठीक है, एंड विच इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। यानी कि इनके खिलाफ क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और उस अपील में क्या कहा गया कि जो एक एक जो डिसाइड किया गया वेजेस है, यानी प्रेस्क्राइब्ड जो वेजेस अमाउंट है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया था कि एक मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब कर रखा था कि इससे कम मजदूरी उन्हें नहीं दी जाएगी, और उससे भी कम मजदूरी उन्हें दी जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे में कहा गया, ऐसे में ये वहां पर आर्ग्यूमेंट किया गया कि जो प्रिस्क्राइब्ड मजदूरी है ना, प्रिस्क्राइब्ड जो वेज है उससे कम मजदूरी देना उनके लिए कैसा है, उनके लिए एक बेकार और बंधुआ मजदूरी की तरह है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बेगर और फोर्स्ड लेबर, ठीक है, कि आप उन्हें बेकार, ठीक है, या फिर बंधुआ मजदूर, यानी कि जबरदस्ती आप उनसे काम करवा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी उनके शोषण के विरुद्ध क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, एक वर्ड आएगा राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण। तो उनके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो एक तो ये यहाँ पर हमें दिखा। दूसरा हम आते हैं मचल लालुंग, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। इनकी स्टोरी ये थी कि इनको अरेस्ट किया गया व्हेन ही वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, ठीक है। जब ये 23 इयर्स के थे तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और एक ये बिलोंग करते थे असम का एक मड़गांव जिला है, ठीक है, मड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक विलेज है चुबुरी, वहां से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन पर ये आरोप लगाया गया, इस तरीके के चार्जेस लगाए गए दैट उन्होंने किसी को बहुत ही गंभीर तरीके से चोट पहुंचाई है, यानी इंजर्ड कर दिया है किसी को, ठीक है। एंड ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। और ऐसा पाया गया कि थोड़ा सा ये मेंटली क्या है, थोड़ा सा अस्वस्थ है, ठीक है, यानी कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अनस्टेबल है। और ऐसी कंडीशन में उन्हें तेजपुर पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है, वहां पर इनके ट्रीटमेंट के लिए इनको भेज दिया गया, ठीक है। और इन्हें किस में रखा गया, इन्हें यूटी यानी कि अंडर ट्रायल रखा गया, यानी अभी तक इन पर ये चीज प्रूव्ड नहीं हुई थी कि इन्होंने वो क्राइम किया है या नहीं किया है, सिर्फ एक सस्पेक्ट के फॉर्म में थे ये, ठीक है। वहां पर इनका ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और डॉक्टर्स ने इन्हें क्या किया, 2 बार लेटर भी भेजा जो जेल के अधिकारी होते हैं, कब, एक बार 1967 में और एक बार 1996 में।
और उन्होंने लिखा कि ये अब बिल्कुल ठीक है, इन पर अब केस चलाया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि इतने लंबे टाइम तक इन पर ट्रायल चलता रहा और फाइनली इन्हें 2005 में जेल से फ्री कर दिया गया, ठीक है, और ये कहकर कि ये उसमें दोषी नहीं है, ठीक है, ये उसमें क्रिमिनल नहीं है, इन्होंने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। और आप सोचिए कि ये तब कितने एज के हो गए थे, तब ये हो गए थे 77 के, यानी कि लगभग 54 ईयर्स ये जेल में रहे एज ए अंडर ट्रायल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर ह्यूमन राइट्स यहाँ पर पहुंच गए, है ना, ह्यूमन राइट्स वाले, ह्यूमन राइट कमीशन वाले पहुंच गए, उन्होंने कहा कि किसी की पूरी लाइफ आपने क्या की, यहाँ पर वेस्ट कर दी, ठीक है, किसी की पूरी लाइफ आपने क्या की है, वेस्ट कर दी, और उस पर केस चल रहा था उसकी सुनवाई भी नहीं हुई, ठीक। तो इस तरीके की चीजें हमारे में देखी जा सकती हैं, है ना। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ये दो हमने स्टोरीज यहाँ पर देखी, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें वो ग्राउंड लेवल पर आकर उस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि वायलेशन हमें देखने को मिल रहा, जबकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीजें प्रोवाइड की गई हैं, वो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट क्या है, यानी कि अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो क्या है, ठीक। तो इसको समझते हैं कि अधिकारों के घोषणा पत्र का क्या मतलब होता है। तो हमने ऊपर के जो दोनों एग्जाम्पल देखे, एक 1982 का एशियन गेम्स का और एक मचल लालूंग का, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या समझ आता है कि हमें राइट्स तो मिल गए हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, ठीक है। एंड अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव certain rights and that the government will always recognize these rights, ठीक है। इसका मतलब कि इसीलिए जो अधिकतर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें लोगों के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है, उसे लिखा गया है, ठीक। एंड देयरफॉर इट इज ऑफन अ प्रैक्टिस इज मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट, इसीलिए लिस्ट किया गया, उसको बनाया गया है, लिस्टेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस तरीके के जो राइट्स हैं जिन्हें मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका प्रोटेक्शन कौन करता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान इन्हें प्रोटेक्ट करता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यानी कि अधिकारों का घोषणा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। एंड अ बिल ऑफ राइट्स prohibits government from thus acting against the rights of individuals and ensures a remedy in case there is violation of these rights, ठीक है। इसीलिए जो हमारे यहाँ बिल ऑफ राइट्स हैं वो सरकारों को नागरिकों के विरुद्ध, ठीक है, अगर हम सरकारों की बात करें तो उन्हें नागरिकों के विरुद्ध काम करने से रोकता है, ठीक है, और उसके उल्लंघन किए जाने पर, उसका वायलेशन किया जाने पर उनके लिए उपचार यानी कि रेमेडीज को सुनिश्चित करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे कि किस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार, यानी कि हमें उपचार भी कर देता है वो, ठीक है, अगर वायलेशन होता है तो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो हमारे इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम पीरियड में कई सारे जो लीडर्स थे हमारे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, और उन्होंने डिमांड की कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इंडियंस जो हमारे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी पब्लिक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पीपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही थी इंडियंस की, ठीक है, कि इंडियन जो है उनकी आप रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। और ऐसे में आप देखेंगे दैट द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट एज फार बैक इन 1928, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट जब यहाँ पर पास की थी, तो उसमें उन्होंने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, यानी कि डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स। उन्होंने अधिकारों के कुछ घोषणा पत्र की यहाँ पर क्या की थी, डिमांड उठाई थी कि कुछ राइट्स मिलने चाहिए सिटीजन्स को, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखें कि ये क्या है, बेसिकली आप देखते हैं कि इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा लोग अपने राइट्स को समझेंगे और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट फील करेंगे, ठीक है। एंड इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ठीक, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इन्हें क्या किया गया, इन्हें लिस्ट आउट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि उन्हें उसमें सूचीबद्ध किया गया, मेंशन किया गया, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी रखे गए दैट द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पोर्टेंस अपने आप में रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बात इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के थ्रू इनका वायलेशन ना किया जा सके, ठीक है, यानी कि इनका उल्लंघन ना किया जा सके बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इस बात को खुद इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जहां पर हम बात करते हैं वाइल लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड, तो हमारे यहाँ दो तरीके के राइट्स हैं, ठीक है। कुछ लीगल राइट्स हमें दिए गए हैं, संवैधानिक कुछ अधिकार हैं, है ना, एंड सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लीगल राइट्स हैं उन्हें, एंड दे आर प्रोटेक्टेड एंड इम्पोज बाय ऑर्डिनरी लॉ, उन्हें साधारण तरीके से जो हमारे यहाँ कानून है उनके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी उनका सहारा उन्हें मिला हुआ है, उनसे वो प्रोटेक्शन पाते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, यानी कि देश के संविधान के द्वारा किया जाता है। क्लियर है ये बात, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका के पास ये पावर होती है और साथ ही साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस चीज की, ठीक है, कि वो क्या करे, वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से हमें प्रोटेक्ट करे। क्लियर है ये बात। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो तीन बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है, इनमें जुडिशरी को क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है, ताकि वो इंटरफेयर कर सके अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होता है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is cultural and educational rights, and sixth is right to constitutional remedy। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें कहाँ पर किस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं, राइट।
तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट 3 में अगर हम देखें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 हमें क्या दिए गए हैं, कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। इसमें हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू फ्रीडम की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। और उसके एक एक प्रोविजंस को, एक एक आर्टिकल्स को हम समझेंगे कि आखिर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, तो ये आपको प्रोवाइड होता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स किस में है, तो पार्ट 3 में है, ठीक है। और आर्टिकल 12 टू 35 तक इसके बारे में दिया गया है। टोटल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। आप देख सकते हैं, फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and the sixth is right to constitutional remedies, right। चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी की तरफ, यानी कि समानता का अधिकार। इक्वलिटी का मीन्स समानता, और राइट्स मतलब आपको पता ही है, अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो समानता का अधिकार यानी किस तरीके से इक्वलिटी की बात हमने यहाँ पर की है, ठीक है। ये आपको मिलता है कहाँ से कहाँ तक, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट स्वदेश कुमार, ठीक है। किसके बारे में है, स्वदेश कुमार के बारे में, ठीक है। बस एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझ लीजिए ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए इक्वालिटी को लेकर, कि क्या ग्राउंड लेवल पर आज भी उसी तरीके से इक्वालिटी प्रोवाइड होती है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो स्वदेश कुमार के बारे में क्या दिया गया है, दैट ही विजिटिंग हिज विलेज, ठीक है। स्वदेश कुमार अपने गांव पहुंचा, एंड उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, ठीक है। गांव के होटल में उनके मन हुआ कि चाय पी लेते हैं, वो दोनों गए वहां पर, ठीक है। और जो वहां पर शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो स्वदेश कुमार को जानता था, लेकिन उसका जो फ्रेंड था उसको वो नहीं जान रहा था। तो उसकी कास्ट को जानने के लिए उसने क्या किया, उससे उसका नाम पूछा, ठीक है। और जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने स्वदेश कुमार को जो चाय दी वो तो एक अच्छे कप में दी, ठीक है, इन अ नाइस मग, while his friend was given tea in an earthen cup because he was Dalit, ठीक है। लेकिन उसके दोस्त को उसने क्या किया था, एक कुल्हड़ के में चाय दी थी, ठीक है। किसमें चाय दी थी, स्वदेश कुमार था और उसका फ्रेंड था, ठीक है। तो शॉपकीपर इसको तो जान रहा था क्योंकि उसी गांव का था, बट फ्रेंड को नहीं जानता था। तो उसने नाम पूछा, और जब नाम पूछा तो इसको उसने क्या किया, अर्थ एंड कप यानी कि कुल्हड़ में इसको चाय दी, ठीक है। और ऐसा किस लिए किया, क्योंकि इसका जो फ्रेंड था ही वॉज अ दलित, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वो दलित था इसलिए उसको कुल्हड़ में चाय मिली, जबकि स्वदेश कुमार को एक अच्छे कप में चाय मिली, ठीक है। सेकंड हम इसको समझते हैं, सेकंड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, तो सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है टेलीविजन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, दैट एन ऑर्डर इज सर्व टू 4 न्यूज रीडर्स ऑफ अ टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो एक टेलीविजन का एक चैनल है जिसमें समाचार पढ़ने के लिए, न्यूज पढ़ने के वाले टोटल 10 मेंबर्स में से केवल 4 को ये ऑर्डर दिया गया है कि आगे वे समाचार ना पढ़ें। और ऐसा क्यों है, 10 मेंबर्स में से सिर्फ 4 को ये ऑर्डर क्यों है कि वो आगे ना पढ़ें, बिकॉज वो कौन है, दे ऑल आर विमेन, ठीक है, वे विमेन है इसलिए, ठीक है। और इसका रीजन ये बताया गया कि वे सभी जो विमेन्स हैं
वो 45 ईयर्स से ज़्यादा की हैं, ठीक है, इससे अबव की हो चुकी हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो ये 6 हैं, इनमें से 2 मेंबर्स ऐसे हैं मेन जो ऑलरेडी वो भी 45 से अबव हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है इन दोनों एग्जाम्पल से कि यहाँ पर आप देखते हैं तो कास्ट को लेकर, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में आप देखते हैं तो जेंडर को लेकर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आखिर जो हमें राइट टू इक्वालिटी मिली है, समानता का जो हमें अधिकार मिला है, वो इन चीजों को कैसे खत्म करता है, किस तरीके से हेल्प करता है कि वो इसे खत्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल मेंशंस 2 थिंग्स अबाउट इक्वालिटी। कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर मेंशन करता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो वो कह रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठा की जो समानता की बात करते हैं, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, ठीक है, प्रतिष्ठा एंड अवसर, क्लियर। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने आर्टिकल्स को क्यों नहीं डिस्कस किया, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसके बाद हम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके की बातें प्रियम्बल में की गई हैं। एक तो इक्वालिटी को लेकर वो कहता है, प्रतिष्ठा को लेकर, स्टेटस को लेकर, एंड अपॉर्चुनिटी को लेकर, यानी कि इस तरीके की इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? दैट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समाज के जो सभी तरीके के वर्ग हैं, ठीक है, सभी सेक्शन जो हैं, सभी जो वर्ग हैं, ठीक है, यानी वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी जेंडर के हों, उनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उन सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की जाती हैं। बट अगर हम सोसाइटी में देखें, ठीक है, तो इन अ सोसाइटी वेयर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स? यानी कि अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसको देखते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं, तो है ना, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा। तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। सो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स and measures for improving the conditions of certain section of society, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स, कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाएगी, ठीक है, क्या करेगी? कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाएगी, यानी विशेष कुछ योजनाएं बनाएंगी। एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और कुछ ऐसे यहाँ पर मेजर्स यानी कुछ ऐसे निर्णयों को लागू करेगी ताकि सोसाइटी के कुछ सेक्शंस जो पिछड़े हुए हैं या जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक चिल्ड्रन, वीमेन एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दूर किया जा सके। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम देखें तो इस संविधान, इस अनुच्छेद की अगर हम बात करें, इस आर्टिकल की हम बात करें, तो ये कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व यानी जिनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट के ओपिनियन में, अगर हम यहाँ पर देखें स्टेट के ओपिनियन में क्या है कि वो जो स्टेट
की जो सर्विसेज हैं उनमें नहीं है उतना जितना होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में उन पोस्ट्स के लिए यहाँ पर स्टेट क्या कर सकता है, रिजर्वेशन को ला सकता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के वे लोग, ठीक है, जो अभी तक क्या रहे, बैकवर्ड रहे। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है। ठीक है, जिनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है, तो उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, ठीक है, मेन स्ट्रीम के साथ उन्हें जोड़ने के लिए, मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए स्टेट क्या कर सकता है, कुछ रिजर्वेशन वहां पर ला सकता है, अगर उसे लगता है कि स्टेट के अंडर जो भी सर्विसेज हैं उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बात यहाँ पर की गई है। सेकंड आर्टिकल आप देखते हैं, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन, और पर्सनल लिबर्टी यानी कि दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता कि यहाँ पर क्या है, से प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण की बात करता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो पर्सन shall deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर शैल होगा, नॉट सैलरी। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ यानी कि उसके प्राण और उसकी पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, से विधि द्वारा यानी कि जो भी स्टैब्लिश किया गया बाय द लॉ, उसके द्वारा यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता है, प्रोसीजर्स के अनुसार उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि डिप्राइव्ड यानी वंचित, उसे दूर नहीं रखा जा सकता है ऐसी चीजों से। ठीक है, अगर हम बात करें डिप्राइव्ड यानी कि उसे वंचित नहीं रख सकते हैं। ठीक, यानी किसी की लाइफ से या फिर उसके जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसकी पर्सनल जो लिबर्टी है, उसे उससे छीना नहीं जा सकता। ऐसा किसमें कहा गया है, आर्टिकल 21 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार तेजी से उन आर्टिकल्स को जो राइट टू इक्वालिटी में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमें डिस्कस करना है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। क्लियर है, चलिए तो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की कि आखिर आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल 14 कहता है दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक कानून के आगे क्या है, इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स वो चाहे पुअर हो या फिर वो प्रेसिडेंट हो, सभी के लिए लॉ कैसा है, एकदम एक जैसा है। ठीक है, आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ऑफ द सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कह रहा है, ओनली ऑन द basis of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को स्टेट उसके रिलीजन के बेसिस पर, रेस यानी उसके धर्म, मूल वंश, कास्ट मीन्स जाति, सेक्स मतलब जेंडर, इट इज मेल और फीमेल,
और उसके जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप अगर इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्वली क्या किया गया है, एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रोड एटसेट्रा, यानी कि वो कहीं पर भी जा सकता है और उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है इनके बेसिस पर। ठीक है, अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, ठीक है, तो ये 5 बेसिस पर, साथ में इसमें एक ऐड हो जाता है स्टेटस। ठीक है, आर्टिकल 16 में स्टेटस ऐड हो जाता है। इसका मतलब इनके बेसिस पर किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, एक तो बात हो गई है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर बात कर रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आर्टिकल 17। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में कह रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। आप देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में छुआछूत जैसी चीजें बहुत ही अगर हम पोस्ट वैदिक एज से पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि लोगों दूसरों को छूना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको खत्म करने की बात की गई है, छुआछूत को, अनटचबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है। एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात। जैसे आप देखते हैं कि पहले लोग महाराजा धीराज, है ना, राजा कुछ अपना नाम, है ना, इस तरीके से अपने नाम के आगे लगा देते थे। तो अब इस तरीके से आप टाइटल्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है कि आप जो है थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, कोई कमजोर है, तो इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में इस तरीके से आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपका किसमें है, आर्टिकल 14 में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये किसमें है, आपका आर्टिकल 15 में। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 एंड 17 एंड 18। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और राइट टू इक्वालिटी जो हमें प्रोवाइड की गई है वो हमें समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि किस तरीके से इक्वालिटी की बात तो हम करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देखे कि वहां पर अभी भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, यानी कि सभी के पास तक जिस तरीके की इक्वालिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए वो ग्राउंड लेवल पर अभी भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीज़ें रखी गई हैं, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। ठीक है, और कोशिश कर रही है कि सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, उन तक वो अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचाई जाएं जो सभी के लिए एक जैसी हों। ठीक है, आई होप ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा राइट टू फ्रीडम, और इसके बाकी के जो आपके पार्ट्स बचे हुए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, चैप्टर के एंड पर फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी। ठीक है, कि किन चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है, ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट चैप्टर के एंड में उसकी हम एक लिस्ट बनाकर प्रॉपर तरीके से उसे देख लेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसको कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड है, आने वाले जो भी एनसीईआरटीज़ की हम सीरीज देखेंगे और बहुत सारे इस पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा एस मंत्रा
ठीक है। एंड आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सक्सेस मंत्रा आशीष तिवारी के नाम से वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।